पूरा एक साथ फॉर्मेट कैसे दिखेगा, और जब भी आप कैश फ्लो का सम करोगे तो ये फॉर्मेट हमेशा बना के रखने का, पूरा बना के रखने का, जगह छोड़ के रखने का, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स करना है खाली। नहीं तो आप लोग का आदत ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले ऑपरेटिंग बनाते हो, फिर फाइनेंसिंग बनाते हो, फिर इन्वेस्टिंग बनाते हो और फिर टोटल करते हो। रेदर देन दैट वी शुड प्रिपेयर एंटायर फॉर्मेट, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी वही करना है अपने को, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंसिंग से, तो पहला है 1, बोलो कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर्मेट एकदम अच्छे से आना चाहिए, बाद में जब सम करेंगे तो अपने को क्या क्या और चीजें आनी चाहिए मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला है कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, बोलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये फॉर्मेट पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं। जैसा मैं फॉर्मेट अभी बनाऊंगा वैसा ही आपको हर सम करने के पहले फॉर्मेट बना के रखना है। अगर हम बोलेंगे आज 3 सम करना तो घर से 3 फॉर्मेट रेडी रख के आने का, और एग्जाम में भी जब भी कैश फ्लो का सम करोगे तो पहले ये फॉर्मेट रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसके लिए क्या बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1। जो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम क्या करने वाले, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा वो लिखेंगे, और उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड ऑल दैट, ऑल नॉन कैश ट्रांसफर्स एंड प्रोविजंस जितने भी हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हम लिस्ट को इलस्ट्रेटिव नहीं रखते, एग्जॉस्टिव रखते हैं। इसका मतलब क्या, लिस्ट जितना हमने बोला है उतना तो है ही, और भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन करने का कितना नॉलेज है उसके ऊपर है। सो पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें अपन क्या करेंगे, ऐड, बोलो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। है ना, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं। यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज। नॉन कैश इज डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये 2 ही है नॉन कैश में। नॉन ऑपरेटिंग में बहुत सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं। डिविडेंड पेड, क्यों डिविडेंड पेड नॉन ऑपरेटिंग है, बिकॉज वो फाइनेंसिंग है। अगर कोई भी एक्सपेंस दूसरे हेडिंग के अंदर आ रही है तो वो ऑपरेटिंग नहीं है, ये समझना है आपको, ठीक है। नाउ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या क्या आएगा, अपन ने कल लिखा, मैं खाली अभी फॉर्मेट बना रहा हूं, अंदर क्या आएगा वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। क्या क्या चीजें मैंने बताई थी मैंने आपको, क्या क्या आएगा, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो भी नॉन ऑपरेटिंग है। अच्छा ये भी हो सकता है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, हाँ रिसीव्ड नहीं, तो डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है लेकिन P&L में तो होती है, तो वहां से बाहर निकालेंगे तो यहां पे आगे क्या होएगा, ऐड, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। मतलब कोई भी इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का भी एक्सपेंस अगर आपको दिखता है तो वो भी इधर आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपको, नॉन ऑपरेटिंग सारी चीजें आएंगी। उसके बाद यहाँ उसके लिए जगह छोड़ के रखने का आपको। उसके बाद आप क्या करोगे, लेस नॉन ऑपरेटिंग, बोलो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहां पे एक्सपेंस भी लिख सकते हो आप, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस से डायरेक्ट इनकम नहीं है, कभी कभी होती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऑल दिस आर नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उधर से पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव, वापस किसी को आपने पैसा देकर रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है, उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, इनकम आ रही है आपकी, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहां पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में बहुत कम चीजें आती हैं, यहां ज्यादा चीज आती है, ज्यादा जगह छोड़ने का, यहां पे कम आता है तो यहां कम छोड़ने का। आपको बाद में आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा दैट इज ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
यहां पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, कल भी बताया था मैंने, और कुछ चीजें आपको माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी चीजें ऐड और कौन सी चीजें माइनस करनी पड़ेंगी? ऐड कब करोगे? जब पैसा आएगा। पैसा आएगा कब कब आएगा पैसा? डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन, इसको अंडरलाइन करने का, इसके नीचे जो भी चीजें आएंगी वो लिख देने का। बाद में वापस सेम चीज लेस में, इंक्रीज इन अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन, वापस यहां पे आपको कुछ स्पेस छोड़ने का। यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या? बिफोर टैक्स डायरेक्ट। आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो लिखोगे तो भी चलेगा, या बिफोर टैक्स लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी टैक्स माइनस करना है हमको। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से क्या माइनस करेंगे? इनकम टैक्स माइनस करोगे आप, तो यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपका A1 का आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमेशा आपको इतना बना के रखना है सम करने से पहले। इफ यू आर डूइंग ऑपरेटिंग का सम तो इतना बना के रखने का। अब इसमें करना क्या होगा, क्वेश्चन देख के आपको कौन सी चीज कहां आएगी बस लिखना है, आपको लिख के प्लस माइनस करना है। इनफ्लो होगा तो प्लस करोगे, आउटफ्लो होगा तो माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं है। पर ये फॉर्मेट दिमाग में चिपका होना चाहिए, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं करने का, जैसा है वैसा ही लिखना है आपको। और मेन पार्ट इसमें कैश फ्लो में यही होता है, ऑपरेटिंग इज द मेन पार्ट। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग ठीक है, हो जाता है, मतलब कोई भी कर लेता है। अटकने वाले जो अटकते हैं वो इधर ही अटकते हैं ऑपरेटिंग में, तो ऑपरेटिंग में बिल्कुल भी अपने को अटकना नहीं है। दूसरा सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, कोई सीक्वेंसिंग से ही फॉलो करने का। हाँ यहां पे सीक्वेंसिंग था, पहले ऑपरेटिंग ही आएगा, यहां पे दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश फ्लो फ्रॉम हम क्या ले लेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये समझना भी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ so what is investing? First of all we'll make you understand what is investing activities. Investing activities मतलब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको वापस निकाल रहे हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझता है आपको कि पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब वहां से अपने को फ्यूचर में कुछ पैसे रिटर्न्स आने वाले हैं या फिक्स रिटर्न्स मिलने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट। सो कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास पैसा जा रहा है तो इट इज आउटफ्लो, आपके पास पैसा आ रहा है तो इट इज इनफ्लो। अभी मैं ये हमेशा सिखाता हूं, तो इसी तरह सिखाता हूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब यू विल गो टू नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट में जितना भी चीजें होंगी वो सब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी, उसके अलावा कुछ लेने का नहीं। कौन सा? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट, टैंजिबल वाला, इनटैंजिबल नहीं, इनटैंजिबल उधर आएगा राइट ऑफ में। और दूसरा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा? ये दोनों चीजें किधर आएंगी? इन्वेस्टिंग में। सो अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं, ध्यान से सुनो, कोई भी फिक्स एसेट खरीदता हूं या कोई भी फिक्स एसेट बेचता हूं तो इट इज इन्वेस्टिंग। मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग। अगर मैंने कहीं शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टिंग। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन पैसा आएगा तो आप क्या करोगे? प्लस में लिखोगे, और पैसा जाएगा तो आप माइनस में लिखोगे, मतलब आउटफ्लो इनफ्लो। मेक श्योर यू आर सीइंग मी। मेरे को देख रहे हो तो समझेगा आपको, नहीं तो आप किसी के पीछे छुपे हुए तो आपको कुछ समझने वाला नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको समझना है तो यू हैव टू लुक एट मी, देयर शुड बी आई कॉन्टैक्ट, वो भी मैं जो भी मैं बोल रहा हूं तो समझेगा इजीली, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आके बैठे हो 2 घंटा वेस्ट होने वाला है। मेक श्योर यू आर सीइंग मी, मेरे को देख रहे हो आप लोग। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने क्या बोला? अगर कोई भी आप एसेट खरीदोगे या एसेट बेचोगे तो इट इज इन्वेस्टिंग। एसेट की वजह से, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको इनकम आ रही है, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग। ये सब कुछ क्या होता है? इन्वेस्टिंग। अब कोई कोई चीजों का जो आप बोले सर 2 इफेक्ट होता है, तो वो 2 इफेक्ट कहां कहां होता है? कोई इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में 2 इफेक्ट नहीं होता है, एक इफेक्ट इन्वेस्टिंग में होगा, एक फाइनेंसिंग में होगा, ऐसा कभी नहीं करना।
अगर दो इफेक्ट होता है कोई चीज का तो वो होता है इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग, ये कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखना। अगर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दो कर रहे हो मतलब खतरनाक गलत है, 100% लेवल गलत है। इन कोई भी एडजस्टमेंट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दो इफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग है वो फाइनेंसिंग नहीं हो सकता और जो फाइनेंसिंग है वो इन्वेस्टिंग नहीं हो सकता। कुछ समझ में आ रहा है मैं तुमको क्या बोल रहा हूं? अगर कोई चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो फाइनेंसिंग नहीं हो सकती, और फाइनेंसिंग है तो इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती। और हम कोई एरर को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं जो हम लोग इन्वेस्टिंग में से फाइनेंसिंग में डालेंगे और फाइनेंसिंग में से इन्वेस्टिंग में डालेंगे। अरे तुमको कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो कभी भी आप जो भी दो इफेक्ट डालोगे तो कभी सोचना ही मत कि कोई चीज इन्वेस्टिंग में आएगी तो वो फाइनेंसिंग में भी आएगी और फाइनेंसिंग में आएगी तो इन्वेस्टमेंट। दो इफेक्ट जो भी होगा वो हमेशा इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन। तुमको समझ में आया क्या बोला? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो गड़बड़ वही होती है। अब कोई बोलेंगे सर व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मैं बोलूंगा विच आर नॉट फाइनेंसिंग एंड नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी हम लोगों ने पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, याद है क्या तुमको? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो फाइनेंसिंग मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग नहीं है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग नहीं है। तो हाउ कैन बी द सेम? लेकिन आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब साथ में, जो प्रॉफिट निकाला था उसमें सब कुछ साथ में रहता है। इसके लिए आपको फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग से कुछ चीजें फाइनेंसिंग में भी डालनी पड़ेगी, दोनों जगह डालनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा क्या है। चलो अभी देखते हैं कौन सी चीजों का दो इफेक्ट होता है, देखना जरा। पहले हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मैंने आपको बोला पैसा आएगा या जाएगा, दोनों में से कुछ होने वाला है। पैसा आया तो उसको बोलेंगे इनफ्लो, पैसा गया तो उसको बोलेंगे आउटफ्लो। आउटफ्लो नेगेटिव साइन, इनफ्लो पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव मतलब साइन नहीं डालो तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं प्लस लिखना है तुमको, और जरूरी नहीं माइनस लिखना है, माइनस की जगह आपको ब्रैकेट लिखना है, ठीक है। नाउ अगर आप कोई भी एसेट खरीदोगे या एसेट बेचोगे तो इट इज इन्वेस्टिंग। नॉन करेंट एसेट खरीदा बेचा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट खरीदा बेचा, इट इज ऑल इन्वेस्टिंग। तो अगर मैं बोलता हूं इन्वेस्टिंग तो आप बोलोगे सर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ क्या? अब कोई बोलेगा सर वो ना टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, ऐसा सब दिया है। तो फिक्स एसेट में सब आ गया ना, कि मैं इतना बड़ा फॉर्मेट बनाऊं, पहले लिखूं परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ फर्नीचर फिक्सचर, परचेज ऑफ ये, परचेज ऑफ वो। डजंट मेक सेंस। फिक्स एसेट, बस तुमको समझ में आना चाहिए फिक्स एसेट क्या होता है। सो परचेज ऑफ फिक्स एसेट यानी आप एसेट खरीद रहे हो, राइट है? आप एसेट खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? एसेट आएगा। मैं पैसे की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करके बैठते हैं, सर एसेट तो बढ़ रहा है तो आप नेगेटिव क्यों लिख रहे हो? भाई हम बात कर रहे पैसे की। अगर आप एसेट खरीदोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। अगर पैसा जाएगा तो यू हैव टू राइट इट इन नेगेटिव, आउटफ्लो होगा। क्या होगा? आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब आपको नेगेटिव लिखना है। समझ में आ रहा है क्या? नाउ इस तरह से परचेज किया तो वैसे हम सेल भी कर सकते हैं। सेल्स ऑफ क्या? फिक्स एसेट, ये पॉजिटिव में आएगा। इसका दो इफेक्ट कभी नहीं आएगा। तुमको समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसका दो इफेक्ट कभी भी नहीं आएगा। दो इफेक्ट कौन सी चीजों का आएगा? जो एक्टिविटी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग है, या तो फाइनेंसिंग है या तो इन्वेस्टिंग है, और उसका इफेक्ट पीएनएल में गया था, उसका ही दो इफेक्ट आएगा। कंफ्यूजन आपका दो इफेक्ट पे ही होता है। तो दो इफेक्ट कौन सी चीजों का देखने का, देखिए इसका नहीं जाएगा कोई भी इफेक्ट। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट करता हूं तो क्या मैं पीएनएल में लिखता हूं उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता हूं क्या? अगर मैं एसेट बेचता हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता हूं क्या? तो फिर इसलिए वहां नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे इफेक्ट दिया ही नहीं है। हाँ अभी ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, व्हाट इज, अच्छा ये इंटरेस्ट रिसीव्ड कैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे हो गया? किसी को आपने क्या किया होगा? पैसे दिए होंगे, तो आपको उससे ब्याज, और पैसे देना मतलब आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। सो दिस इज योर इंटरेस्ट रिसीव इज फाइनेंस, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, पैसा आएगा,
और ये जो है आपने कहां लिखा होगा, पीएनएल में भी लिखा होगा, पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखा होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऑपरेटिंग निकाला है, तो पीएनएल में से जब निकाला तो इनकम कम होगी, हमारा प्रॉफिट कम होगा, इसलिए हम लोग यहां पे लिखो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम करते हैं। तो यहां पे आएगा वो, ये इंटरेस्ट रिसीव यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, लेकिन यहां लेस होएगा और यहां पे ऐड। क्यों? अरे लॉजिक समझो, तुमको मेरे को ये नहीं समझाना है कि यहां पे ऐड होगा और यहां पे लेस होगा, आपको खुद समझना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो पैसा आ रहा है, और यहां पे माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पीएनएल में इनकम साइड लिखा है हमने, और इनकम साइड लिखने के बाद वहां प्रॉफिट आया, लेकिन हम लोग कैश प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो क्या होएगा, अगर मैं यहां पे आपको पीएनएल बनाता हूं और पीएनएल में इंटरेस्ट रिसीव लिखता हूं, तो ये मेरे को हटाना पड़ेगा यहां से, और ये जब मैं हटाऊंगा तो ये इनकम कम होएगा, मेरा प्रॉफिट कम होएगा। प्रॉफिट कम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पक्का? तो इसका दो इफेक्ट आ रहा है, और क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है तुमको? पता चल रहा है क्या सबको? नहीं मालूम पड़ रहा है? दो इफेक्ट क्यों आ रहा है? पीएनएल में लिख दिया था, लेकिन हमको पीएनएल वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो हमने इधर ऐड नॉन कैश आइटम्स कर दिया, तो मेरा कैश प्रॉफिट बन गया, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी इफेक्ट हटाना पड़ेगा, इसलिए मुझे ऐड लेस करना पड़ रहा है। तो मैं अगर इनकम यहां से निकाल लूंगा, पीएनएल से इनकम निकालूंगा, तो मेरा प्रॉफिट कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी पॉजिटिव। सर डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन बोलो, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड क्यों डिविडेंड मिलेगा रे? कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तभी डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, आप डिवेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ यू इन्वेस्ट इन डिवेंचर, यानी यू गिव्स, अभी डिवेंचर्स हमने पढ़ा, डिवेंचर्स मतलब कंपनी आपसे लोन ले रही है, तो आपने कंपनी को लोन लिया तो वहां से 12% 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो ये वाला इंटरेस्ट हो गया। लेकिन डिविडेंड भी हो सकता है, अगर आप रिस्क टेकर हो, आप एकदम मतलब जिगर वाले इंसान हो, तो आप क्या करोगे? शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे। इफ यू इन्वेस्ट इन शेयर्स यू विल गेट व्हाट? सो इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको डिविडेंड मिल रहा है, अगेन इट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में पैसा आ रहा है। लेकिन पीएनएल में डिविडेंड रिसीव क्रेडिट साइड लिखा होगा, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जब बाहर निकालोगे तो आपका प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। प्रॉफिट कम करने के लिए क्या करोगे? नहीं समझा? दो जगह क्यों आ रहा है? तुमको समझ रहा है क्या? मेरे को समझ रहा है, तुमको समझ रहा है? पक्का? क्यों माइनस हो रहा है? वहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, सर ऐसा कैसा हो गया? पक्का? ठीक है ना? नाउ ये हो गया आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा लेंदी नहीं करता हूं, मैं परचेज सेल एक साथ लिख देता हूं। परचेज किया तो पैसा जाएगा और सेल किया तो पैसा आएगा, और इंटरेस्ट भी उससे मिलता है अपने को। ठीक है, तो मैं बोलता हूं परचेज, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता था, परचेज स्लैश सेल, लेकिन लिखा नहीं मैंने। परचेज स्लैश सेल ऑफ क्या बोलो? नॉन करंट, बोलो इन्वेस्टमेंट। तो परचेज किया तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? नेगेटिव। और अगर पैसा आएगा, सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आएगा तो पॉजिटिव। समझ रहा है तुमको? और कोई भी चीजें आती हैं क्वेश्चन के बेसिस पे तो हम देख सकते हैं। हाँ, जब हम लोग एसेट अगर परचेज सेल नहीं दिया होगा तो हमको अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा। कल अकाउंट सीखा था हम लोग ने, तो अकाउंट बना के आप निकाल सकते हो परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट। तो ये सब अपन टोटल मारेंगे, तो टोटल मारने से अपने को क्या मिलेगा? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। थर्ड, देखो वापस बता रहा हूं, इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ आपको क्या सोचना है? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में भी फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दो ही। और इन्वेस्ट करने से अगर कुछ इनकम आई तो इंटरेस्ट और डिविडेंड, बाकी कुछ सोचना नहीं है। और इंटरेस्ट और डिविडेंड का दो इफेक्ट होगा। क्यों होगा वो मैंने समझाया। जो चीजें यहां दिख रही हैं और आपको पता है कि पीएनएल में भी होंगी, उसका दो इफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
देन थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग. तो मैं यहां ना ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट अदर देन इनटैंजिबल. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इसमें मैंने कल लिखाया था आपको, फाइनेंसिंग जब भी देखोगे तो यू हैव टू सी शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज. कौन सा? दो, शेयर कैपिटल और दो चीज देखना है, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज. इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस. हाँ, एग्जाम में ये फॉर्मेट में मत लिख के आना. तो सर ने फॉर्मेट में लिखा था, सर ने बोला था ऐसा ही फॉर्मेट बनाना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. शेयर कैपिटल है, नॉन करंट लाइबिलिटी दो आएगा. बराबर है. नाउ अब शेयर कैपिटल में क्या है सर? शेयर दो टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं. कितने टाइप के? दो टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं. वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस. हम शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, हम शेयर्स को रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा. रिडीम मतलब रीपे करना. सो शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा. सो इश्यू ऑफ शेयर्स. हाँ, तो पहला आएगा इश्यू ऑफ इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर्स. इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पैसा अपने पास आएगा, पॉजिटिव. रिडम्पशन, एक बात ध्यान रखना, रिडम्पशन सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, इक्विटी का नहीं होता है. रिडम्पशन सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का होता है बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, whereas इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल. दे विल बी रिडीम एट द एंड ऑफ द कंपनी. लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिडीम करेंगे, वो भी पैसा बचेगा. तो आपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा है. सो आप यहां पे जैसे सर इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स लिखा, वैसे रिडम्पशन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लिखूंगा मैं, खाली रिडम्पशन ऑफ क्या लिखूंगा? प्रेफरेंस शेयर. मतलब इक्विटी शेयर्स में आपको सिर्फ इश्यू मिलेगा, मतलब वो इक्विटी शेयर्स का पैसा बढ़ते हुए मिलेगा, कम होते हुए नहीं मिलेगा. कभी भी क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देखने का पहले मालूम पड़ जाना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है. पहले इक्विटी शेयर्स था 8 लाख, अभी 10 लाख हो गया, ऐसा मिलेगा आपको. लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि पहले 10 लाख था अभी 8 लाख हो गया. इक्विटी शेयर्स में हाँ, या तो सेम मिलेगा या तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप इश्यू कर सकते हो, रिडीम. जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस नहीं दे सकते. तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नाउ रिडम्पशन ऑफ कौन सा शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स. अब इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो सब लिख सकते हो आप. सो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन में क्या होगा? पैसा अपना जाएगा. सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ मैंने बोला ये तो हो गया शेयर कैपिटल की बात. अभी मैं बात करूंगा नॉन करंट लायबिलिटीज की. नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब आएगा. तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? डिबेंचर्स, बैंक लोन, एनी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सब कुछ आएगा. सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर मैं डिबेंचर इशू करूंगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर इशू करूंगा तो पैसा आता है कि जाता है? पैसा आता है. अगर मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करूंगा तो पैसा जाएगा. तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मैं सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव होगा. लेकिन इनमें से कोई भी चीज अभी तक जो मैंने लिखी है, इनमें से कोई भी चीज यहां नहीं आएगी. यह भी ध्यान में रखना है. अभी तक हाँ, इनमें से कोई भी चीज यहां नहीं आएगी. अब कौन सी चीज आएगी वो बताता हूं. अच्छा, एक और चीज, बैंक लोन लिख सकते हैं हम लोग. बैंक लोन टेकन स्लैश रीपेड. अगर आप बैंक लोन लोगे तो पैसा आएगा, बैंक लोन रीपे करोगे तो पैसा जाएगा. एंड बैंक ओडी ऑल्सो, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहीं आएगा फाइनेंसिंग में. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हो तो पैसा आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे करोगे तो पैसा, मतलब बैंक से रिलेटेड सब चीजें आ जाएंगी यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों. पैसा गया तो नेगेटिव, पैसा आया तो पॉजिटिव. नाउ अभी मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो यहां भी आने वाली है, वहां भी आने वाली है. ठीक है. इट इज लाइक, अगर आप इसकी बात करते हो शेयर कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है? आपने लोगों से पैसा लिया है, शेयर्स
इशू किया है मतलब आपने लोगों से पैसा लिया है, उनको शेयर्स दिया है, उसके बदले आप क्या दोगे उनको? शेयर्स के बदले क्या दोगे? अगर आप डिविडेंड दोगे तो आपका पैसा जाएगा, लेकिन क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ आपने शेयर्स का पैसा लिया हुआ है इसलिए जा रहा है, तो इसलिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड रिसीव फाइनेंसिंग नहीं होगा, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग होगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो डिविडेंड पेड इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इट विल बी आउटफ्लो। क्या होगा? आउटफ्लो का मतलब पैसा जाएगा, डिविडेंड पेड। नाउ डिविडेंड पेड आपने क्या पीएनएल में लिखा होगा? याद करो पीएनएल में डिविडेंड पेड लिखते कि नहीं लिखते? डिविडेंड पेड लिखते हैं, लेकिन हमको जो प्रॉफिट लिया है हम लोगों ने वो प्रॉफिट पीएनएल से लिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग चीजों का और नॉन कैश चीजों का इफेक्ट निकालना है हमको। अगर हमको इफेक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहां पे अगर मैंने पीएनएल बनाया है तो पीएनएल बनाया है, यहां पे मैंने डिविडेंड लिखा हुआ है जो भी अमाउंट है, तो ये डिविडेंड क्या है मेरे को बताओ? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग है। डिविडेंड पेड इज विच एक्सपेंस? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अपन ने पीएनएल में डाल के रखा है, लेकिन अभी चाहिए हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये पीएनएल से इसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है और हम लोग को यहां पे नॉन ऑपरेटिंग चीजों को ऐड करना है, तो अपन यहां से बाहर निकालेंगे। जैसे एक्सपेंस कम होगा आपका प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या करोगे आप? तो इधर भी आएगा। तुमको कुछ समझ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? पक्का कि इधर उधर वाली चीज इधर कैसे आ रही है वो समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट सेम इट इज फॉर इंटरिम डिविडेंड। कौन सा? ये डिविडेंड है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है साल में एक बार मिलना। एक बार साल में डिविडेंड मिलेगा तो उसको बोलेंगे फाइनल डिविडेंड। लेकिन इंटरिम डिविडेंड भी कभी कभी मिलता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGMs, 2 AGM के बीच में। AGM का मतलब मालूम है ना? AGOG नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग। 2 AGM होती है साल में, एक बार एक AGM होनी होती है, लेकिन अगर 2 AGM के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पे मैं डिविडेंड पेड की जगह और क्या लिख सकता हूं? इंटरिम डिविडेंड। क्या लिख सकता हूं? इंटरिम। तो जब मैंने इंटरिम डिविडेंड लिखा तो इंटरिम डिविडेंड इज या फाइनेंसिंग एक्सपेंस, फाइनेंसिंग है, और दूसरा जाके कहां पे ऐड हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिविडेंड पेड और प्रपोज डिविडेंड दोनों में फर्क होता है। प्रपोज डिविडेंड मैंने वर्किंग नोट में ऐड करवाया था, और ये कौन सा डिविडेंड है? डिविडेंड जो मैंने पे किया है वो प्रपोज होता है और ये पे होता है। प्रपोज मतलब हम अगले साल इतना पे करेंगे, और पे का मतलब ये पे कर दिया, वो हम वर्किंग नोट करेंगे तो समझ में आएगा। ये समझ रहा है तुमको क्या हो रहा है? ठीक है, तो बैंक अगर आप डिविडेंड पे करते हो या इंटरिम डिविडेंड पे करते हो यहां पे आ जाएगा। अच्छा, ये तो शेयर कैपिटल की बात हो गई, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी मतलब अगर आपने किसी से डिबेंचर का पैसा लिया है, आपने बैंक का पैसा लिया है, तो आपको उनको क्या देना पड़ेगा वापस? क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। सो इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट अगेन, सो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट पेड। अभी इंटरेस्ट किस पे हो सकता है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, कुछ भी हो सकता है। So if it is interest paid, again it is outflow. And interest paid is which activity? Financing activity. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को आपने पीएनएल में डाल के रखा है, लेकिन आपको निकालना है ऑपरेटिंग, तो आप क्या करोगे? इसको बाहर निकालोगे, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, वापस कहां पे ऐड करना पड़ेगा? यहां पे। तो ये ऐसी चीजें जो दो जगह आ रही हैं, तुमको समझ रहे हैं? पता चला कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो ये अपना टोटल हो जाएगा, अपने को जो आंसर मिलेगा दैट विल बी थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड दिस लिस्ट इज अगेन इलस्ट्रेटिव, नॉट एग्जॉस्टिव। लिस्ट खत्म हुई नहीं है, अभी और भी कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। मैंने आपको सिर्फ समझाया ये चीजें ऐसे ऐसे आ सकती हैं। नाउ ये होने के बाद आपका 1 का आंसर आपको मिला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड का आंसर मिला है आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड का आंसर मिला है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसको आपको क्या करना है? यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ दीज थ्रीज, ये तीनों को ऐड करना है आपको। सो यू विल गेट कैश जनरेटेड,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों को ऐड करोगे यू विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास साल भर में इतना कैश आया या गया। अगर ये आंसर नेगेटिव आया, 1 प्लस 2 प्लस 3 करके आंसर नेगेटिव आया तो क्या होगा, पैसा गया है आपके पास से। और 1 प्लस 2 प्लस 3 करके आंसर पॉजिटिव आया, मतलब पूरे साल में आपके पास पैसा आया है। तो डिपेंड करता है क्या है वो, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। नाउ इसके बाद आप क्या करना है, इसमें यू हैव टू ऐड जो आपके पास कैश पहले से था। अभी सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपके पास पहले से कैश था 80,000 रुपीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था 80,000। इस साल आपने 20,000 आपके पास पैसा आया, अब 20,000 पैसा आया, मतलब इट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 करके कितना आया 20। आपके पास पहले से कितना था 80, अभी कितना आया, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 1 लाख का। आपके पास एट दी एंड ईयर एंड कितना होना चाहिए 1 लाख। कैसे, 80 पहले से था, 20 इस साल और आया, तो एंड में अपने पास क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, तो हमको क्लोजिंग कैश बैलेंस ही निकालना है। और क्लोजिंग कैश बैलेंस आप कहां से मैच करोगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैश दिया रहेगा। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको क्या करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करना है। क्या करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करना है, और आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और आपको कितना आंसर आने वाला है ये भी आपको पता चलेगा। क्लोजिंग में से आप ओपनिंग माइनस करो तो आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आना है वो पता चल जाएगा। सपोज आपको बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट दी रहेगी उसमें कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव का मतलब पिछले साल का कैश कितना था और इस साल का कैश कितना है मालूम रहेगा आपको। सपोज मैंने बोला कि 2014 में आपके पास कैश है 2 लाख, समझना जरा कितना, 2014 में कैश कितना है 2 लाख, 2015 में आपके पास कैश हो गया 2.5 लाख। कितना था 2.5 मतलब 2,50,000, 2,50,000, 2 लाख था 2 लाख था और अभी 2,50,000 हो गया। इसका मतलब इस साल आपने कितना कमाया, तो आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 करके 50,000 आंसर आना चाहिए। यू हैव द टारगेट। इस चैप्टर का सबसे बेस्ट चीज है आपके पास टारगेट है, यू हैव टू जस्ट हिट द टारगेट बाय हुक और क्रूक, यू हैव टू ब्रिंग 50 चाहिए, बस 50 लाना है। लेकिन क्या होता है, अगर आपने सम सही किया तो 50 बराबर आता है, लेकिन अगर आपने सम गलत किया होता है तो उसमें कटकुट होके 50 आता है, फर्क इतना ही होता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो भी नहीं होता है, पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है, तो फिर आप उसमें छोड़ छाड़ के भाग के आ जाते हो। सो बेस्ट चीज क्या है, आपका हर चीज पोस्टिंग बराबर होना चाहिए, 50 एक ही बार में आंसर आना चाहिए। मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करूं तो 50 आंसर आना चाहिए, मेरे को बहुत सुकून मिलेगा, मतलब बहुत फास्ट हो गया मेरा काम। और गड़बड़ आप किधर करते हो, गड़बड़ आप 2 जगह जो चीजें लिखनी होती है उसमें करते हो। दूसरी चीज आप अकाउंट बनाने में गड़बड़ करते हो, कौन सा, एसेट का अकाउंट। तीसरी चीज आप टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर प्रपोज डिविडेंड को बराबर से सॉल्व नहीं करते हो। ये 3 ही चीजें आप में प्रॉब्लम है। और एक और ये प्रॉब्लम है कि किसी को ये नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पढ़ने का और कैसे समझने का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। समझ में नहीं आता क्वेश्चन, ये इधर किधर आएगा, किधर से आएगा, क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। आप क्वेश्चन नहीं एनालाइज करोगे, नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। सो आपको क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग और क्लोजिंग पहले से दिया होता है, आपको खाली लिखना है और माइनस करके 1 प्लस 2 प्लस 3 का आंसर आना चाहिए आपका। और अगर आप ऐसे आओगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब इस साल कितना कैश आया है, प्लस ओपनिंग कैश करोगे तो कौन सा कैश मिलेगा, क्लोजिंग। अपने पास कितना आया इस साल 50,000, ओपनिंग कैश था 2 लाख और क्लोजिंग बन गया 2.5 लाख, तो वही होने वाला है। लास्ट आपका जो आंसर है दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ दूसरी एक और चीज है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश आता है, बैंक आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है। क्या क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, कैश, बैंक,
मार्केटेबल, ये 3 चीज आती है कैश इन कैश इक्विवेलेंट में, ये ध्यान रखना। तो हम वो देख लेंगे। समझा तुमको क्या करने का है? सो ये फॉर्मेट अभी आगे कंटिन्यू करो। अभी आपको कैसा बनाना है फॉर्मेट? पूरा। आपने पहले क्या बनाया था वो खाली कल सीखने के लिए था, अभी ये पूरा बनेगा ऐसा का ऐसा ही, अंदर कुछ नहीं लिखना है।